नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। तो उपचुनाव की जंग अब धीरे धीरे दिलचस्प हो चली है। भानु प्रतापपुर में सियासी दलों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी भी पहुंची हुई है। सीएम भूपेश बघेल भी भानु प्रतापपुर में मौजूद हैं। रमन सिंह समेत बीजेपी के कई नेता भानु प्रतापपुर में हैं। तो भानु प्रतापपुर के दंगल में कांग्रेस को जोगी कांग्रेस का समर्थन तो मिल गया है, लेकिन इस इलेक्शन में सर्व आदिवासी समाज की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो चला है। हालांकि मनोज मंडावी की पत्नी और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को भरोसा है कि जनता उन्हें जीत दिलाएगी, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीद है कि आदिवासी आरक्षण और दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस को मात मिल सकती है। भानु प्रतापपुर के दंगल में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को जोगी कांग्रेस का साथ मिला है। दिवंगत नेता मनोज मंडावी से करीबी संबंधों की वजह से अमित जोगी ने सावित्री मंडावी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हालांकि सिर्फ जोगी कांग्रेस का साथ मिलने से यहां जीत की राह आसान नहीं हो जाती, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा फैक्टर 32% आदिवासी आरक्षण में 12% की कटौती का है। हालांकि ये कटौती कोर्ट के आदेश से हुई है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज इसके लिए सरकार से नाराज है। सर्व आदिवासी समाज की मांग 32% आरक्षण की है, जिसे लेकर लगातार धरना प्रदर्शन का दौर भी जारी है। लेकिन सर्व आदिवासी समाज ने अपनी नाराजगी को सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासी समाज के 48 लोगों को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 20 लोग पहुंच गए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, और मेरा तो 6वां नंबर में हो चुका है, और मेरे साथ अभी हमारे साथी लोग लगे हुए नामांकन दाखिल करने में। आपके पहले और भी किसी ने दाखिल किया आदिवासी समाज से? नहीं किया है, आज मेरा ही प्रथम नामिनेशन दाखिल हुआ है समाज की ओर से। उसके बाद निरंतर भी चालू है। और कितने लोग नामांकन करने वाले हैं? अब 55-60 लोग तो नामांकन खरीदे हैं, पर देखो उन लोगों की कोई तकनीकी प्रॉब्लम होगी तभी नहीं तो सभी लोग नामांकन दाखिल करेंगे। आज अंतिम दिवस है, क्या वापस तो नहीं लेंगे इसके? नहीं, वापस नहीं लेंगे। हम चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सर्व आदिवासी समाज के 48 प्रत्याशियों की वजह से वोट बिखरने का सियासी संकट है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीद है कि इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। चुनाव को तो चुनौतीपूर्ण मानना ही है नहीं, चाहे प्रत्याशी चाहे निर्दलीय हो, चाहे दल में पार्टी से भी हो, है नहीं, कोई भी प्रत्याशी को कम नहीं आके। अभी अवसर आया है भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव में, और निश्चित ही अवसर को खोने नहीं देंगे। इस सरकार को मजा चखाएंगे और निश्चित ही अपनी अमूल्य वोट कमल छाप पर बटन दबा करके प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे। उधर सावित्री मंडावी को अपनी जीत की पूरी उम्मीद है। उनका कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं। चुनौती तो नहीं है, मैं भी एक आदिवासी परिवार से बहू बेटी हूं, और वो सभी भाई भी मेरे आदिवासी भाई हैं, और सभी कांग्रेस से अच्छे कार्यकर्ता भी है, तो सब आपस में मिलकर सभी समस्या हल कर लेंगे। जाहिर है कांग्रेस को आस है कि मंडावी की विरासत मंडावी को मिलेगी। मनोज मंडावी के निधन से खाली इस सीट पर सिंपैथी वोट सावित्री मंडावी को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस की राह में सबसे बड़ी मुश्किल सर्व आदिवासी समाज की नाराजगी है। 48 से ज्यादा आदिवासी कैंडिडेट वोटों का गणित बिगाड़ सकते हैं। हालांकि इसका असर बीजेपी पर भी पड़ेगा, और ऐसे में देखना होगा कि चुनाव से पहले ये सियासी संकट टलता है या नहीं। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। और अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं भानु प्रतापपुर के दंगल में। दरअसल कौन भारी पड़ रहा है ये तो आप लोग तय करेंगे, भानु प्रतापपुर की जनता तय करेगी। लेकिन शक्ति प्रदर्शन के सिलसिले शुरू हो चुके हैं नामांकन दाखिले के साथ ही। और सहयोगी ममता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, शक्ति प्रदर्शन, नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन, जी चलिए ममता से बात करने की कोशिश करेंगे। तो नामांकन दाखिले के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, और खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, सभा को उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने मनोज मंडावी को याद भी किया
और ये भी कहा कि किस तरीके से उनसे बात हुई थी। 7 दिनों पहले ही उनसे चर्चा हुई और उसके बाद 6 से 7 दिन बाद ये दुखद खबर। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने याद की। उन्होंने कहा कि उनके सपनों को अब आगे बढ़ाना है और सावित्री मंडावी सबकी रायशुमारी के बाद, सबसे रायशुमारी के बाद सावित्री मंडावी इस सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। सभी को मिलकर मेहनत करनी है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। इससे पहले बीजेपी ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी ताकत दिखाई नामांकन के बहाने। और ये इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं मंच पर। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस सांकेतिक तौर पर, एक मैसेज देने के तौर पर, यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है भानु प्रतापपुर का। यही वजह है कि दोनों पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस एक तरफा खुद को साबित करने की फिराक में है, तो बीजेपी यह चाहती है कि वो भानु प्रतापपुर के रण को जीतकर तमाम जो आलोचनाएं हो रही हैं कि बार बार आपके जो पदाधिकारी है वो बदले जा रहे हैं, जिम्मेदारी बदली जा रही है, बार बार नेता बदले जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बदली जा रही है, मुद्दों को लेकर जनता किस मुद्दे के साथ जा रही है, ये बीजेपी इस चुनाव के जरिए उसे दिखाना चाहती है और समझना भी चाहती है। इस लिहाज से दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव, भानु प्रतापपुर का ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव कोई भी हो, जनता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता है, भानु प्रतापपुर के लिहाज से भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां अपना अपना दम दिखा रही हैं। आदरणीय भूपेश बघेल जी के स्वागत। भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव, ये उपचुनाव है। महत्वपूर्ण सीट 2018 में मनोज सिंह मंडावी और उनके निधन से ये सीट खाली हुई है। कई दिलचस्प गणित भी है। देवलाल दुग्गा भाजपा के दूसरे नंबर पर रहे थे, 45,000 करीब वोट मिले। कांग्रेस को 72,000 करीब वोट, 26,000 का ही मार्जिन था। और अब तक के विधानसभा चुनावों के परिणाम हैट्रिक देने में बहुत बिलीव नहीं करती है ये सीट, भरोसा नहीं करती है, मतलब भानु प्रतापपुर के लोग। और उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यह दावा किया कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीत कांग्रेस की ही होगी। अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त होंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? मुझे जनता पे पूरा विश्वास है। हम लोगों ने जनता की सेवा की, हमारी सरकार ने सेवा की, हमारी पार्टी के लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जीत होगी और जीत का अंतर भी बढ़ेगा। दाऊद जी, सड़कों पे मेरा एक सवाल है। सड़कें निसंदेह सरकार बना रही है, सड़कें गांव-गांव में बन रही है, लेकिन ये जो सड़कें बन रही है इनकी गुणवत्ता पर बड़ा सवाल है। सड़कें टिक नहीं रही है, जबकि ये सड़क ही माओवाद के खात्मे का एक अहम कड़ी है। तो सड़क कई सड़क हम जांच करा देंगे, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं। मानपुर इलाके में बुकमरका की सड़क है सर, पिछले 3.5-4 साल से वो अधूरा है। अभी अधूरा हो अलग बात है, लेकिन गुणवत्ता में कोई
औंधी इलाके का घोटिया का नाम बिल्कुल है। दे दीजिए, लिख के दे दीजिए, मैं उसकी जांच कराऊंगा। शिक्षा विभाग में कहीं न कहीं आप विशेष ध्यान देते हैं। मैं प्रमोद बोल रहा हूँ बंसल न्यूज से। आपका विशेष फोकस रहता है शिक्षा विभाग में। राज्य सरकार की लगभग 77 ऐसी योजनाएं जिसमें प्रशिक्षण ही दिया जाता है, चाहे आत्म कौशल के लिए हो या बालवाड़ी हो। तो ब्रिटिश संसद में भोपाल का दर्द। जी, अगले महीने 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं बरसी। 38 साल पहले 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हुआ। 24 घंटे के भीतर, महज 24 घंटे के भीतर 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वो सिर्फ शुरुआत थी। उस त्रासदी का असर हजारों जिंदगियों को लील चुका है। आज भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा इसलिए क्योंकि यह मुद्दा अब ब्रिटिश संसद में उठा है। मांग की गई है, भारतवंशी एक सांसद है, उन्होंने मांग की है कि ब्रिटिश सरकार इस मामले में दोषी कंपनी डाउ केमिकल के खिलाफ एक्शन ले। दो और 3 दिसंबर 1984 की वो रात। आज की पीढ़ी ने उस भयानक रात के बारे में सिर्फ सुना या तस्वीरों में देखा होगा। यकीन मानिए कि वो रात दुनिया की सबसे खौफनाक रातों में से एक है। दुनिया में उससे पहले और उसके बाद आज तक ऐसा कोई भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर नहीं है जो भोपाल गैस त्रासदी के दुख, दर्द और नुकसान के बराबर हो। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के प्लांट नंबर सी के टैंक नंबर 610 से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनेट ने हजारों परिवारों को तबाह कर दिया। इस रात को जब शहर चैन की नींद सो रहा था, तब गैस भोपाल के बड़े इलाकों में लाशों का ढेर बिछा रही थी। लाशों को ढोने के लिए गाड़ियों और कफन कम पड़ गए थे। भोपाल गैस त्रासदी के 24 घंटे के भीतर 3500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जाता है। माना जाता है कि अब तक 35,000 लोगों की जहरीली गैस के प्रभाव से मौत हुई है। गैस त्रासदी के पीड़ितों ने इलाज और मुआवजे के लिए लंबा संघर्ष किया। इस मामले में अब डाउ केमिकल्स के स्वामित्व वाली यूनियन कार्बाइड ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया था, लेकिन नुकसान के मुकाबले यह मुआवजा काफी कम माना जाता है। अगले महीने गैस त्रासदी की 38वीं बरसी है और इससे पहले ब्रिटेन की संसद में यह मुद्दा भारतीय मूल के सांसद नवेंदु मिश्रा ने उठाया है। जो भारतीय मूल के सांसद नवेंदु मिश्रा, उनका स्वागत करता हूँ, उनका आभार मानना चाहता हूँ कि भोपाल के गैस पीड़ितों की आवाज़ वहाँ कोर्ट में, संसद में उठा रहे हैं और न्याय मिलना चाहिए। आज भी जो मध्य प्रदेश भोपाल के गैस पीड़ित हैं, चाहे वो पेंशन के मामले हों, चाहे मेडिकल हेल्प के मामले हों, आज भी परेशान हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो गैस पीड़ित परिवार थे, उनके जो अगली पीढ़ियाँ आई हैं, उन सब में भी असर गैस यूनियन कार्बाइड गैस का देखा गया। ब्रिटिश सांसद नवेंदु मिश्रा के नेतृत्व में लेबर सांसदों ने यूके सरकार से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को त्वरित न्याय, चिकित्सा देखभाल और सही मुआवजा देने के लिए राजनीतिक समर्थन देने का आह्वान किया है। स्टॉकपोर्ट के लेबर सांसद नवेंदु मिश्रा ने यूके की संसद से कहा, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उनके अभियान में हमारे देश के योगदान की शुरुआत होनी चाहिए। वेस्टमिंस्टर हॉल में बहस के दौरान मिश्रा ने कहा कि भारतीय अदालतों में मामले का सामना कर रही डाउ केमिकल कंपनी पर ब्रिटेन सरकार को दबाव डालना चाहिए। डाउ केमिकल्स कंपनी यूनियन कार्बाइड की मूल कंपनी है। उत्तरी इंग्लैंड में स्टॉकपोर्ट से सांसद और भारत में व्यापार और निवेश के लिए ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप के अध्यक्ष मिश्रा ने ब्रिटिश सरकार से डाउ केमिकल के खिलाफ ब्रिटेन में कार्रवाई की मांग की है। मिश्रा ने कहा कि डाउ केमिकल कंपनी पीड़ितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बहुत लंबे समय से बच रही है। आज भी हम पीड़ितों के लिए न्याय अभियान चला रहे हैं। हम पीड़ितों के लिए मुआवजा और उपचार देने की मांग करते हैं। ब्रिटेन में फिलहाल प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के हैं और कई ब्रिटिश सांसद भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं।
ऐसे में अगर ब्रिटिश सरकार भी आगे आती है तो गैस पीड़ितों को मुआवजे से थोड़ी और राहत मिलने की उम्मीद जगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। वासु, इतना लंबा संघर्ष इनका हो चला है और त्रासदी की इतनी अंतहीन कहानियां हैं, इफेक्ट हैं, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, अब इस सवाल का जवाब खोजने का मन नहीं करता, लेकिन न्याय की मांग को बल मिलेगा यह तय है। वासु, बिल्कुल ठीक कहा ललित आपने। देखिए, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय से कम नहीं होता और गैस पीड़ितों की अगर बात की जाए तो कुछ इसी तरीके की स्थितियां, परिस्थितियां लगातार निर्मित होती हुई नजर आ रही हैं। 38 वर्ष होने को आ रहे हैं। 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड, जिसमें हजारों लोग बेमौत असमय मर गए थे और उसके बाद लगातार इसका जो बुरा असर है वो पीढ़ियों तक देखा गया है। आज भी भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं जिनको गैस पीड़ित कहा जा सकता है, क्योंकि वहां की जमीन अभी भी जहरीली है, वहां का पानी अब भी जहरीला है। और आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं सामने कैमरे में, ये तमाम गैस पीड़ित हैं। एक कैंप लगा हुआ है जो समाज सेवी संगठनों ने लगाया है। यहाँ पर अब भी अपने न्याय के लिए, मुआवजे के लिए अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम लोग हैं और हमें अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला है, इलाज में कई तरीके की तकलीफें आती हैं, ये कहना है इन गैस पीड़ित संगठनों का। लेकिन बहरहाल उम्मीद जगी है, क्योंकि ब्रिटेन सांसद में भी भोपाल गैस कांड का जो मुद्दा है वो उठा है और भोपाल मूल माफ कीजिएगा भारतीय मूल के जो सांसद हैं उन्होंने इसकी पहल की है और विदेशी सांसदों का भी उनको समर्थन मिला है, ये बड़ी बात है। रचना ढींगरा इस समय हमारे साथ मौजूद है, लंबे समय से गैस पीड़ितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आवाज अब विदेश की पार्लियामेंट में, ब्रिटेन में भी गूंजी है, कितना फायदा मिलेगा इससे? यूके के 13 पार्लियामेंटेरियंस ने भोपाल के मुद्दे पर 1 घंटे तक के लिए बहस की है और वहां के जो फॉरेन कॉमनवेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इन सभी पार्लियामेंटेरियंस को ये दिलासा दी है या ये वादा किया है कि वो अपने भारतीय काउंटर पार्ट के सामने ये जरूर बताएंगे कि वो किसी भी तरह से उन देशों के साथ ट्रेड नहीं कर सकते जहां पर उनके लोगों के साथ मानव अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात हमारे देश के सांसदों को करनी चाहिए थी, जहां पर आज भी लाखों लोग गैस की वजह से असमय मर रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है, लाखों लोगों का जहरीले कचरे की वजह से पानी प्रदूषित हुआ है, बच्चों के अंदर जन्मजात विकृतियां हो रही हैं। और कुल मिला के 10 जनवरी को एक ऐतिहासिक पेशी होने वाली है भारत के सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर अगर भारत सरकार ने सही आंकड़े पेश नहीं किए मौतों के और बीमारियों के, तो गैस पीड़ितों को एक बार फिर से इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और हम आशा करते हैं कि ये जो यूके के 13 सांसदों ने भोपाल के 5 लाख लोगों के साथ जो आशा दिखाई है कि उनके साथ जो होता आया है वो बहुत गलत है, उन्होंने उनके लिए इंसाफ की मांग करी है कि हमारी देश की सरकार उसको सुनेगी और सही आंकड़े पेश करेगी ताकि यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल से सही मुआवजा मिल सके। ये मुआवजा सरकार को नहीं देना है, कंपनी को देना है। जिस तरह से दलाली 89 में हुई थी, प्रीवियस रिजीम्स ने की थी, इस बार बदलिए उसको। जी देखिए, उम्मीद काफी है और उम्मीद और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब विदेशी मूल के सांसद भी भारतीयों के साथ, भोपाल के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। देखना होगा कि 38वीं वर्षी पर कितना न्याय भारत के लोगों को, भोपाल के लोगों को जो लंबे समय से गैस पीड़ित हैं और इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको मिल पाता है। जी ललित, बिल्कुल, वरना इंतजार और सही। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका। रचना जी जुड़ी, रचना ढींगरा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इंदौर से बड़ी खबर, दुकान बंद कर घर जा रहे व्यापारी से लूट की कोशिश की गई है। हाथ में पिस्टल लेकर युवक ने लूट की कोशिश की है। सियागंज के व्यापारी है प्रकाश पंजवानी और उनके बेटे, इनसे लूट की कोशिश की गई है। अब लूट की घटना का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। हाथ में पिस्टल लेकर एक युवक धमकाता हुआ नजर आता है। कोतवाली थाना इलाके का पूरा मामला है। मामला दर्ज कर आरोपी की पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो हाथ में पिस्टल लेकर लूट की कोशिश की तस्वीरें अब सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं।
कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। प्रकाश पंजवानी व्यापारी हैं सियागंज के प्रकाश पंजवानी और उनके बेटे, इनसे लूट की कोशिश की गई है। हाथ में पिस्टल लेकर धमकी देता हुआ एक युवक नजर आता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब तलाश की जा रही है। ये वाकया पूरा घटनाक्रम तब हुआ, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये घटनाक्रम तब हुआ जब प्रकाश पंजवानी और उनके बेटे दुकान बंद करके घर लौटने वाले थे, तभी बदमाश यहां पर पहुंचते हैं और सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेखौफ बदमाश आता है और किस तरह से लूट की कोशिश करता है, उसकी ये तस्वीरें। प्रकाश पंजवानी और उनके बेटे से लूट की पूरी कोशिश की गई। ये पीली शर्ट में जो बदमाश नजर आ रहा है, ये एकदम से हथियार तानता है, पिस्टल तानता है। 10-10:15 बजे की घटना है। थाना कोतवाली के अंतर्गत सियागंज में फ्रूट व्यापारी जो अपनी दुकान बढ़ाने के बाद अपने घर जा रहे थे अपने पिताजी के साथ में। उसी समय सडनली एक व्यक्ति आया और उसने जो है एक्सटॉर्शन की कोशिश की कि जो आपके पास पैसे हैं वो दे दिए जाए। उसी समय लड़का खड़ा हुआ था तो उसके ऊपर झटका, बाप के ऊपर पहले उसने अटैक किया, जिस पर से लड़के ने बचाव किया और वो भाग गया। किसी भी तरीके से पैसे वगैरह नहीं ले गए, लेकिन घटना घटित हुई है जिसके आधार पर थाना कोतवाली में धारा 386 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण विवेचना में है और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसको पकड़ लेंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सर, जीत का लक्ष्य क्या रहेगा सर? इससे भी अधिक मतों से जिताने का मोबाइल नीचे करो ना मैडम, नहीं दिया है। थोड़ा उठाओ ना, प्रजातंत्र है ना। और अंतिम स्थिति जब नाम वापसी होगा तब स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने लोग। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इसमें करारी हार मिलेगी। 4 साल के में जो विकास का काम नहीं किया और जो बाकी मुद्दे थे उसे कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, तो करारी हार होगी क्या बीजेपी का कहना है? मैडम थोड़ा सा नीचे मोबाइल कर लो। लगातार सारे उपचुनाव हार रहे, चाहे वो दंतेवाड़ा कहो, मेरे को बोल रहे हो क्या? फिर मरवाही और फिर बैरागढ़, ये सारे उपचुनाव हारे हैं। ये उपचुनाव भी हारे। अच्छा, हेमंत सोरेन को आज ईडी नहीं बोला, हेमंत सोरेन को आज ईडी नहीं, जानकारी नहीं। ठीक। तो एक बार फिर जीत का दावा मुख्यमंत्री ने किया है। इधर खरगोन में अवैध कारोबार पर ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई हुई है। एसडीएम समेत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में औद्योगिक इलाके निमरानी में प्रशासन ने बायोडीजल पंप पर बुलडोजर चला दिया। बुधवार को बायोडीजल के 4 सैंपल की रिपोर्ट अमानक आने के बाद कार्रवाई के दौरान बायोडीजल पंप पर रखे यूरिया टैंक और बाकी का जो निर्माण था उसे गिरा दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।